गहलोत सरकार के मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। दिल्ली में हाईकमान के साथ मैराथन मंथन की बात लगी मुहर। देर रात कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया आदेश। सीएम गहलोत के जिम्मे वित्त, गृह जैसे 9 महत्वपूर्ण विभाग। डिप्टी सीएम पायलट को पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास सहित 5 विभाग दिए। पीडी कल्ला को ऊर्जा, शांति धारीवाल को यूडीएच का जिम्मा, रघु शर्मा को चिकित्सा, खाचरीवास को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। सभी राज्य मंत्रियों को 1-2 विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला। शुक्रवार को हो सकती है गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक। नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बड़ी खबर आ रही है। गहलोत सरकार के मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हो गया है। दिल्ली में हाईकमान के साथ मैराथन मंथन के बाद लगी मुहर। देर रात कैबिनेट सचिवालय ने जारी किए आदेश। सीएम गहलोत के जिम्मे वित्त, गृह जैसे 9 महत्वपूर्ण विभाग। डिप्टी सीएम पायलट को पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास सहित 5 विभाग दिए। बीडी कल्ला को ऊर्जा, शांति धारीवाल को यूडीएच का जिम्मा, रघु शर्मा को चिकित्सा, खाचरियास को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। सभी राज्य मंत्रियों को 1-2 विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है। शुक्रवार को हो सकती है गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक। बंट गए गहलोत मंत्रिमंडल के विभाग। पोर्टफोलियो पर चल रहा सस्पेंस खत्म। दिल्ली में मैराथन मंथन के बाद लगी मुहर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। बुधवार देर रात मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राज्य प्रभारी अविनाश पांडे और पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल की मैराथन बैठक हुई, जिसमें नए मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई। आइए जानते हैं किसको कौन सा विभाग मिला है। अशोक गहलोत वित्त, आबकारी, आयोजना, नीति आयोजना, कार्मिक, जीएडी, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह मामलात और न्याय विभाग। सचिन पायलट पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सांख्यिकी विभाग। कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो: बीडी कल्ला ऊर्जा, पीएचडी, भूजल, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग। शांति धारीवाल यूडीएच, स्वायत्त शासन, विधि एवं विधिक कार्य, संसदीय मामलात विभाग। परसादी लाल मीणा उद्योग, राजकीय उपक्रम विभाग। मास्टर भंवरलाल मेघवाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। लालचंद कटारिया कृषि, पशुपालन, मत्स्य विभाग। डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। प्रमोद जैन भाया खान, गोपालन विभाग। विश्वेंद्र सिंह पर्यटन देवस्थान विभाग। हरीश चौधरी राजस्व विभाग, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र एवं जल उपयोगिता विभाग। रमेश चंद मीणा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात विभाग। उदयलाल आंजना सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन, सैनिक कल्याण विभाग। सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, जन अभियोग निराकरण विभाग। राज्य मंत्रियों के पोर्टफोलियो:
गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार। पर्यटन देवस्थान विभाग। ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार। जन अभियोग निराकरण, अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ विभाग। अर्जुन सिंह बामणिया, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार। उद्योग राजकीय उपक्रम विभाग। भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार। राजस्व उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। सुखराम विश्नोई, वन और पर्यावरण विभाग स्वतंत्र प्रभार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात विभाग। अशोक चांदना, युवा मामले एवं खेल विभाग। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग स्वतंत्र प्रभार। परिवहन सैनिक कल्याण विभाग। टीकाराम जूली, श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग स्वतंत्र प्रभार। सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग। भजनलाल जाटव, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग स्वतंत्र प्रभार। कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग। राजेंद्र सिंह यादव, आयोजन जनशक्ति विभाग स्वतंत्र प्रभार। स्टेट मोटर गैराज विभाग। भाषा विभाग स्वतंत्र प्रभार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। डॉक्टर सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार। संस्कृत शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग। ईएसआई, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूबे के मंत्रियों के विभाग आवंटित होने के बाद अब सरकार का कामकाज गति पकड़ेगा। वही शुक्रवार को गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई जा सकती है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18, जयपुर। तो विभागों का बंटवारा हो गया है और इस अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं जयपुर, जहां पर गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। गोवर्धन, ये बताइए कि मंत्री जो विभागों का बंटवारा हो गया है, किसकी छाप नजर आ रही है इस पे? देखिए, एक विभागों का बंटवारे को अगर देखा जाए तो इसमें पावरफुल डिपार्टमेंट हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पास में है। मुख्यमंत्री के पास 3 बड़े पावरफुल डिपार्टमेंट हैं। वित्त विभाग जो काफी पावरफुल डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है और कार्मिक विभाग है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश की जो आईएएस, आईपीएस और आरएस में एक तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का एक जो माध्यम है कार्मिक विभाग, वो भी सीएम के पास है। कुल 9 विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास रखे हैं। वहीं अगर बात की जाए डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, तो उनको 5 विभाग दिए गए, लेकिन सबसे अहम महकमे हैं ग्रामीण विकास विभाग और पीडब्ल्यूडी के जरिए प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का मौका सचिन पायलट के पास में रहेगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज, कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो ग्रामीण इलाके में बसता है और ये जिम्मेदारी अब सचिन पायलट के पास रहेगी, क्योंकि ये महकमा ऐसा है जो सीधी अप्रोच आपके वोट बैंक तक होती है, ग्रामीण इलाकों तक होती है। और पहले अगर बात की जाए भाजपा राज में, तो ये महकमा गुलाब चंद कटारिया के पास में था, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ को यह महकमा दिया गया था। तो कद के हिसाब से ये दोनों डिपार्टमेंट काफी पावरफुल माने जाते हैं। सचिन पायलट के लिए भी ये मौका होगा ग्रामीण इलाकों में विकास के काम करवाने का और सड़कों के जरिए जो दिखते हुए काम होते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा महकमा है, सड़क एक ऐसा डेवलपमेंट का काम है जो डेवलपमेंट होते हुए दिखता है। इसी तरह से नरेगा के जरिए काम करके और करोड़ों लोगों तक सीधी पहुंच बना सकते हैं सचिन पायलट। ये तो हुई इन 2 बड़े जो लीडर हैं उनकी बात। दूसरी, अगर पूरी पोर्टफोलियो को देखा जाए तो सबसे अहम चीज जो पहली बार हुई है कि इस बार स्वतंत्र प्रभार वाले 4-6 मंत्री बनाए जाने के जगह एक नया प्रयोग किया गया है। सारे जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन सबको 1-1, 2-2 विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैबिनेट की बैठक होगी तो सारे राज्य मंत्री भी कैबिनेट की बैठक में रहेंगे। मतलब मंत्री परिषद की बैठक अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक ये होता आया था
कि कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री मौजूद रहते थे, लेकिन अब पूरे मंत्री जो अभी 25 का साइज है, 23 मंत्री और एक डिप्टी सीएम और सीएम, ये सबके सब कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि सबके पास एक एक दो महकमे का राज्य मंत्रियों के पास में स्वतंत्र प्रभार है। बाकी अगर मंत्रियों के कद के हिसाब से बात की जाए तो सबसे अहम महकमा यूडीएस जो माना जाता है शहरी सरकार के हिसाब से, तो उसमें शांति धारीवाल को फिर से यूडीएच और स्वायत्त शासन महकमा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी वो जो पुरानी उनकी जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां वापस शांति धारीवाल को मिली हैं। उद्योग मंत्री के तौर पर प्रसादी लाल मीणा को मौका दिया गया है। प्रसादी लाल मीणा गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान सहकारिता मंत्री थे। सहकारिता विभाग का जिम्मा उदयलाल आंजना को दिया गया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इसलिए हो जाता है कि किसान कर्ज माफी को एग्जीक्यूट करना ये सहकारिता विभाग के अंडर में ही आएगा, और ये जिम्मेदारी अब उदयलाल आंजना के पास में है जो पहली बार मंत्री बने हैं जी। बाकी ऊर्जा जैसा एक अहम महकमा है जो हर शहर हो चाहे गांव हो सबसे जुड़ा हुआ है। बीडी कल्ला को यह जिम्मेदारी दी गई है। बीडी कल्ला के पास ऊर्जा विभाग का जिम्मेदारी रहेगी। गोविंद सिंह डोटासरा जो पहली बार मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शिक्षा, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और साथ ही साथ जो सुभाष गर्ग जो आरएलडी से जीत करके आए और गठबंधन पहले पार्टी ने किया था, उनको तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। रघु शर्मा जो पहले अजमेर से सांसद जीत के आए थे और अब केकड़ी से विधायक बने, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वो मेडिकल महकमा और डीपीआर मतलब चिकित्सा और सरकार का जो प्रचार है, क्योंकि जो सूचना और जनसंपर्क महकमा है तो एक तरह से वो सरकार के प्रवक्ता भी होंगे जी। डीपीआर पूरा महकमा है, वो भी रघु शर्मा देखेंगे। तो एक तरह से पूरा संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है मंत्रियों के बीच में भी, और राज्य मंत्रियों को भी अब शिकायत ये नहीं रहेगी कि उनकी चलती नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो अब तक राज्य मंत्री होते थे उनकी आम शिकायत रहती थी कि उनके जो बॉस कैबिनेट मंत्री है वो उनको जी। आपने बताया कि काफी हर राज्य मंत्री के पास अलग एक्सपेरिमेंट किया है कि राज्य स्वतंत्र जो राज्य मंत्री हैं उनको भी अहम जो है विभाग दिया है ताकि कैबिनेट में वो भी शामिल हो सके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज को देखकर किया गया है? देखिए, इसमें जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आमतौर पर जो राज्य मंत्री हैं उनकी शिकायत रहती है कि उनके जो बॉस कैबिनेट मंत्री हैं वो उन तक फाइल नहीं भेजते। ये हर राज्य में होता आया है जी। और इसके चलते बहुत सारे लेवल की पेचीदगियां पैदा होती हैं, बीच में विरोध के हालात भी पैदा होते हैं। तो उसको रोकने के लिए इस बार ये नया प्रयोग किया गया कि सभी जो राज्य मंत्री हैं उनको एक एक महकमे का या दो महकमे का और कई को तो 3 महकमे का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है। इसकी वजह से अब उनके राज्य मंत्रियों की यह शिकायत तो नहीं रहेगी कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या उनको फाइल नहीं भेजी जा रही। अब ये बताइए कि ये पहली कैबिनेट की मीटिंग कब तक हो सकती है और पहली मीटिंग में क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, अब चूंकि सरकार के गठन का जो काम है वो आज जाकर के एक्चुअल में पूरा हुआ है, क्योंकि मंत्रियों के जब से विभाग बढ़ जाते हैं उसके बाद सरकार वास्तव में काम करना शुरू करती है। इस बात की संभावना है, सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके मुताबिक कल गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक हो सकती है और इस पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें एक निर्णय कर्ज माफी के अनुमोदन का भी है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद में प्रशासनिक आदेश से ये फैसला हुआ था, तो लिहाजा सरकार इसको कैबिनेट में लेकर के जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस भाजपा राज के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल का रिव्यू करने के लिए भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला या फिर ज्यादा समय को रिव्यू किया जाएगा, 6 महीने या 1 साल, यह फैसला भी कल कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पुराने एजेंडे हैं उनका अनुमोदन हो सकता है और एन वक्त पर कई एजेंडे और आ सकते हैं। हालांकि जो पहली औपचारिक कैबिनेट की बैठक होगी उसमें घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज देने का फैसला भी होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको नीतिगत दस्तावेज बनाने का फैसला भी कैबिनेट में होगा। गोवर्धन, आप बने रहिए, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोवर्धन चौधरी, और विभागों का बंटवारा हो चुका है, लिहाजा इस पर हमारे गोवर्धन चौधरी जो है संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम फिर से चलते हैं जयपुर,
गोवर्धन, अभी आप बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है और विभागों का बंटवारा हो गया है, कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से जो घोषणा पत्र है उसको नीतिगत तरीके से लाने की कोशिश होगी। तो एक सबसे बड़ा जो अभी का जो चैलेंज है वो यूरिया को लेकर हो रहा है और जो कृषि विभाग है लालचंद कटारिया के पास, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, किस तरह से? अभी तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में काफी वो चल रहा है, तो कैसे आगे देखा जाएगा इसको? देखिए, यूरिया संकट है, इसको ये लंबी चुनौती नहीं है, थोड़े समय के लिए चुनौती है। और जो ताजा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में अब मामला सेटल हो चुका है। बहुत कम जिलों में ऐसी शिकायतें मिल रही है क्योंकि ज्यादातर जो यूरिया के रेक्स हैं वो राजस्थान में पहुंच चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि केंद्र सरकार भी पहले कह चुकी है कि जो पूरा निर्धारित कोटा है यूरिया का वो राजस्थान को मिल रहा है। और ये बीच में जो पिछले 5-7 दिन में जो प्रॉब्लम आई थी उसको लेकर के राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कई विरोधी बयान भी आए थे और दोनों ने एक दूसरे पर निशाने भी साधे थे। लेकिन अब जो 2-3 दिन में जो जिस तरह यूरिया की सप्लाई बढ़ी है और रेक्स आए हैं उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी अगर बात की जाए तो इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आमतौर पर सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। कृषि विभाग डिमांड देता है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो राजफेड और अपनी दूसरी जो एजेंसियां हैं उनके जरिए सप्लाई करता है। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये बीच में थोड़ा गड़बड़ाया था, लेकिन इन 5-4 दिन में ये व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बयान चलने के बाद ये सारी चीजें अब धीरे धीरे पटरी पर आती हुई दिख रही है। तो ये तात्कालिक चुनौती है, कोई बड़ी चुनौती इसको नहीं माना जा सकता। असली चुनौती है वो कर्ज माफी को लोकसभा चुनाव से पहले जो हर पात्र किसान है उस तक कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटना है। और राज्य सरकार इस पूरे मामले में जो होमवर्क करना होता है वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर चल रहा है। लेकिन चैलेंज इस बात का है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है चुनाव में, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले मतलब करीब 45 से 50 दिन का वक्त मिलेगा प्रमाण पत्र बांटने के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज जरूर माना जा सकता है सरकार के सामने। इसके अलावा जो विकास की बड़ी योजनाएं हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे सड़कों के हों, चाहे और विकास की परियोजनाओं के हों, उनको गति देना भी रहेगा। क्योंकि पुराने सरकार के समय जो शुरू हुई स्कीम्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं, उनकी स्पीड मेंटेन करना भी चुनौती रहेगी। वरना विपक्ष को एक कहने का मौका जरूर मिल जाएगा कि विकास को ठप कर दिया गया है। तो ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, ऊर्जा, ये जो महकमे हैं, इन मंत्रियों के साथ में काम करने की, परफॉर्मेंस देने की बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी रहेगी। शिक्षा में कांग्रेस ने वादे किए थे कि जिन स्कूलों का समायोजन किया गया था उन स्कूलों को वापस खोला जाएगा। अगर वापस खोला जाएगा तो वहां पर टीचर्स की व्यवस्था कैसे होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। उन टीचर्स की भर्तियां करना, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि बिना विवादों में आए टीचर्स के न्यायोचित तरीके से तबादले करना और स्कूलों का जो पहले बंद स्कूल्स हैं उनको खोल करके और वहां पर्याप्त बच्चे भी आए और वहां टीचर भी लगे, ये एक बड़ी चुनौती वहां पर रहेगी। दूसरा, जो चिकित्सा महकमे के साथ में सबसे बड़ी चुनौती है कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना है और जो पुरानी सरकार की जो कांग्रेस के राज में मुफ्त दवा योजना शुरू की गई थी, इन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए एक बीच का रास्ता निकालने का भी रहेगा कि बीमा योजना क्या बंद की जाएगी या फिर मुफ्त दवा योजना को अकेली को लागू किया जाएगा, ये डिसाइड करना बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि जो स्वास्थ्य बीमा चल रहा था भाजपा राज में, उस दौरान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में एक निजी अस्पतालों का एक रैकेट बन गया था जो बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। उस फर्जीवाड़े को रोकना, साथ ही साथ मुफ्त दवा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना, यह चिकित्सा महकमे के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि सरकार ने आते ही समित शर्मा को मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन में लगाया और ये सीधा मैसेज था कि सरकार अब जो मुफ्त दवा योजना है उसको ज्यादा जोर देगी बनिस्बत बीमा योजना के। लेकिन जो अभी सरकार का जो माइंड मेकअप हुआ है उसके मुताबिक दोनों योजनाओं को पैरेलल चलाने की बात भी चल रही है। तो एक सवाल ये भी है गोवर्धन की, जो रघु शर्मा के सामने चुनौती रहेगी। जिस तरह से रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, तो अब जो है विभाग बढ़ जाने के बाद कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से उसको निपटेंगे?
बिल्कुल, रोडवेज कर्मचारियों ने और बहुत सारे कर्मचारी थे जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले भाजपा राज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए थे। एक बहुत लंबी हड़ताल चली थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि चुनावों के दौरान भी हड़तालें चलती रहें और सरकार उसमें हस्तक्षेप न करें। आपको याद होगा सचिन पायलट रोडवेज कर्मचारियों के धरने पर गए थे सिंधी कैंप पर, और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुन करके और उनको आश्वासन भी दिया था कि अगर कांग्रेस राज आएगा तो रोडवेज की हालात को सुधारा जाएगा। अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री बने हैं, उनके सामने ये चैलेंज रहेगा कि वो रोडवेज को पटरी पर लाएं, प्रदेश की जो और परिवहन व्यवस्था है उसको पटरी पर लाएं, साथ ही साथ जो रूरल कनेक्टिविटी है, गांवों में रोडवेज का जो पहले एक तंत्र हुआ करता था, उस तंत्र में बहुत भारी कमी आई है और उसकी जगह प्राइवेट बसों ने ले ली है। तो वहां भी उन रूट्स को भी लाभ में लाना और वहां रोडवेज की कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगा। दूसरी, जो रोडवेज की कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनको बकाया जो सैलरीज हैं वो दी जाएं, उनके जो बकाया वेतन भत्ते हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते दिला करके उन सबको संतुष्ट करना भी प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने जो परिवहन मंत्री बने चुनौती जरूर रहेगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जमीन के नेता रहे हैं, लंबे समय से जनता के बीच काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। तो लेकिन एक तात्कालिक रूप से ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फंड की व्यवस्था करना और रोडवेज को अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटाना। देखिए, राजस्थान रोडवेज है वो आज से 15-20 साल पहले की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में एक बहुत सम्मान के साथ देखे जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। लोग राजस्थान की बसों का इंतजार करते थे, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान रोडवेज की जो ब्रांडिंग है उसमें कमी आई है, सेवाओं में कमी आई है। उस रोडवेज की पुरानी प्रतिष्ठा को बहाल करना एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है नए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने भी और सरकार के सामने भी। और सरकार अगर रोडवेज के ब्रांड को फिर से अगर कायम कर पाती है तो उसके लिए एक अवसर के तरह होगा, और साथ ही साथ इसका फायदा राजनीतिक तौर से यह भी होगा कि अगर ये सरकार और परिवहन मंत्री रोडवेज को मजबूत करते हैं तो इसके जो लाखों कर्मचारी हैं उनका समर्थन भी मंत्री को भी और सरकार को मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जी गोवर्धन, जी गोवर्धन, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी डिटेल से उन्होंने जानकारी दी हमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।